नमस्कार दोस्तों, हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम फिर से रूबरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, कोविड-19 की दूसरी लहर एक विशालकाय अजगर की भांति पहली बार से ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही है, ये आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी समस्या पर विचार करते रहें जिसका कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, यदि उस समस्या पर हम चर्चा करते रहेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, उसके साथ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी। कोविड-19 के इस विकराल स्वरूप को देखते हुए भारत सरकार के साथ हमारी राजस्थान सरकार ने 10th और 12th की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि 12th की परीक्षा 100% होने की आगे पूरी संभावना है, क्योंकि हमारी जो 12th क्लास होती है उसके आधार पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे एडमिशन होते हैं, हमारा भविष्य निर्भर करता है। मैं जानती हूँ कि सरकार के इस फैसले से हमारे बहुत सारे दोस्तों को निराशा, तनाव और चिंता की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस समस्या का कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, उस पर चर्चा करके हम अपना टाइम, अपना स्वास्थ्य, अपनी स्थिति सब बेकार कर देते हैं। इससे बाहर निकलकर हमें एक अच्छे कार्य की ओर ध्यान देना है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, बहुत निराशा में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, और सब बच्चों के मन में कोई ना कोई प्रश्न चलता रहता है कि जब सरकार चुनाव करा सकती है, जब सरकार मेले आयोजित करवा सकती है, तो परीक्षाएं क्यों नहीं करवा सकती है। आप सभी के प्रश्न जायज़ हैं, लेकिन जब तक हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है, हम इस सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी बच्चों। और हमारे बच्चे हमारी देश की युवा पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य है। तो हमारे देश का भविष्य तभी बनेगा जब आपका आज का वर्तमान सुरक्षित रहेगा। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद हम मिलने जा रहे हैं और अब हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। आज की क्लास में अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 4 अंक का प्रश्न होता है, जिसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 कवि बचे हैं। उन 5 कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आज हम एक साथ पढ़ेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट्स करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब हमारे पास जो समय बचा है, क्यों ना हम एक बार फिर से पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लें, ताकि हमारे समय का उचित उपयोग हो, हम इन बीमारियों से दूर रहें और समय होने पर हम एक बेहतरीन परिणाम के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सके। दोस्तों, भेड़िया आया कहानी तो आपने सुनी होगी, सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं सुनाना चाहती। तो कोविड-19 अब वो भेड़िया हो चुका है, इसलिए इस कहानी को सच साबित मत होने दीजिए। कोविड-19 को हल्के या मजाक में ना लें, अन्यथा आपकी ज़िंदगी के साथ आपके परिवार की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए चलते हैं हम आज के वीडियो की ओर। पहले हमारे कवि है सिलेबस में सूरदास। दोस्तों, ये जो 4 अंक का प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पर जीवन परिचय ज़्यादा लिखा है, लेकिन आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन जीवन परिचय की लिखनी है, क्योंकि हमें साहित्यिक परिचय ज़्यादा लिखना है। यहाँ मैंने इतना इसलिए बताया कि आप इतना याद करोगे तो आपको कम से कम 2-3 लाइनें ज़रूर याद होंगी। हम टेस्ट लेंगे, उससे आपका जो है मूल्यांकन भी हो जाएगा। भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कृष्णोपास्य कवि सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी में दिल्ली के निकट से ही नामक ग्राम में हुआ था। कई विद्वानों का मत है कि आपका जन्म आगरा के रौनकता में हुआ। आपके पिता रामदास एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण थे। आपके जन्मांध होने के विषय में मतभेद थे। आगरा के समीप गऊ घाट पर आपकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई, जिन्होंने सूरदास के कृष्ण के प्रति साख्य भाव से भक्ति का संदेश दिया। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के अनुसार आप ब्राह्मण थे, परंतु साहित्य लहरी के अनुसार आप चंद्रप्रदायी के वंशज ब्रह्म भट्ट ज्ञात होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु उपदेशों से प्रेरित होकर सूरदास ने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया एवं कृष्ण के विग्रह के समक्ष उनकी लीलाओं का हृदय स्पर्शी गान करने लगे। हिंदी साहित्य के अनन्य उपासक कृष्ण भक्त सूरदास का निधन सन 1563 ईस्वी में पारसोली में हो गया। साहित्यिक परिचय देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक परिचय में 2 पक्ष होते हैं। मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ दोस्तों। भाव पक्ष, कृष्ण प्रेम एवं सौंदर्य के अमर गायक सूरदास के काव्य में भक्ति भाव की अविरल गंगा प्रवाहित होती है। आपकी भक्ति साख्य भाव की है, किंतु उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का संयोग भी है। आपकी रचनाओं में श्री कृष्ण के बाल चरित, नंद और यशोदा के पुत्र प्रेम का अद्भुत सौंदर्य विद्यमान है। सूर ने श्री कृष्ण बाल लीलाओं एवं माता पुत्र के वात्सल्य का अलौकिक एवं मनोहारी चित्रण अपने काव्य में किया है। वैसा विश्व इतिहास में कहीं भी किसी ने नहीं किया है, इसलिए उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूर सागर आपकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अब देखते हैं हम कला पक्ष। अष्टछाप कवियों में अग्रगण्य सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण लीलाओं का सुंदर चित्रण किया। आपके काव्य में ब्रज भाषा का
लालित्यपूर्ण, परिष्कृत एवं अलंकार मंडित स्वरूप दृष्टिगत होता है। माधुर्य की प्रधानता के कारण भाषा अत्यंत प्रभावोत्पादक हुई है। संगीत में गेय पद शैली का सहज प्रयोग हुआ है। आपके वर्णन शैली वर्णनात्मक, भावात्मक, उपदेशात्मक आदि रूपों में पाठकों को प्रसन्नचित्त करती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, संदेह आदि अलंकारों में सूरदास परम कुशल है। श्रृंगार, हास्य, व्यंग्य, शांत के चित्रण में कवि सूर ने पटुता प्रदर्शित की है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी आपकी कृतियां हैं। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक काव्य को आधार बनाकर समस्त काव्य उपादानों से युक्त उत्कृष्ट पदों की सृष्टि की है, जो अपने आने वाले युगों तक कृष्ण भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम एवं भक्ति की अलग जागृत करता रहेगा। तो चलते हैं आगे। हमारे दूसरे कवि हैं रहीम। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत मैंने वो सारे बिंदु समेटने का प्रयास किया है जो आपको किसी भी पुस्तक में या आपकी किताब में या आपकी डेस्क वर्क या जो एक्सीलेंट है किसी में नहीं मिलेंगे। हमने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। रहीम के बारे में देखते हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रय शाखा नहीं लिखना, आपको लिखना मध्यकालीन भक्ति काव्य धारा के नीति शिरोमणि कवि। मध्यकालीन भक्ति काव्य धारा के नीति शिरोमणि कवि रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। आपके पिता बैरम खान ने हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के संरक्षक का दायित्व निर्वाह किया। आपकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। आप बाल्यकाल से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। वीरता, राजनीति, दानवीरता जैसे गुण आपको विरासत में मिले थे। अकबर ने ही रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए आपकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध किया था। मुगल शासक अकबर ने रहीम की राजनीति एवं दूरदर्शिता से प्रभावित होकर उन्हें मिर्जा खान की उपाधि प्रदान की एवं उन्हें अकबर के नवरत्नों में उचित स्थान प्रदान किया। गुजरात के युद्ध कौशल में आपके कौशल एवं पराक्रम को देखकर आपको खान खाना की उपाधि से विभूषित किया गया। मृत्यु साहित्य प्रेमी रहीम सन 1526 में चित्रकूट दिल्ली में आपका निधन हुआ। इंपॉर्टेंट है साहित्यिक परिचय। नीति परिक दोहों के अप्रतिम रचयिता का काव्य वैभव भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से बेजोड़ है। भाव पक्ष, महान साहित्यकार रहीम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। आपने मुस्लिम अनुयायी होते हुए भी अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे हिंदू ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का अनुपम उल्लेख कर अपनी सामंजस्यवादिता का परिचय कराया। आप भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य उपासक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव, सत्यनिष्ठ साधक थे। श्री कृष्ण के प्रति आपकी अथाह श्रद्धा आपके काव्य में परिलक्षित होती है। आपके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश दृष्टव्य है। आपका नीतिपरक काव्य भक्ति काल की नीति काव्य का आधार स्तंभ भी माना जाता है। दोस्तों, इसमें से प्रश्न भी यही पूछा जाता है। नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर सामंजस्य रहीम के काव्य में देखने को मिलता है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं। कला पक्ष, साहित्य साधक रहीम ने अपने दोहों की रचना सरस साहित्यिक और प्रौढ़ ब्रज भाषा में की है, किंतु उन्हें फारसी, तुर्की, अरबी, संस्कृत का पूर्ण ज्ञान था। गूढ़ विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की दक्षता में आप कुशल हैं। आपने व्यंग्य, परिहास और उपदेशात्मक शैलियों का दृष्टांत और उदाहरणों संग सहज प्रयोग कर काव्य को प्रभावोत्पादक बना दिया है। आपने नीति, लोक व्यवहार, मानवीय मनोभाव, हास, परिहास आदि विषयों को अपनी सहजता, कुशलता से लघु छंद में पिरोया है। दोहा, सोरठा, बरवे, सवैया छंदों में काव्य रचना की है। अलंकार सहजता से आपकी काव्य शोभा को बढ़ाते हैं। दोहावली, बरवे, नायिका भेद, रास, पंचाध्यायी, मदनाष्टक एवं नगर शोभा आपकी रचनाएं हैं। मूल्यांकन, हिंदी साहित्य आकाश के जगमगाते सितारे एवं अग्रदूत कवि रहीम ने लोक जीवन में मानवीय मनोभावों को आधार बनाकर नीति काव्य का सृजन किया, जो आगामी समय में जनता जनार्दन के लिए ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता रहेगा। चलिए देखते हैं हम तीसरे कवि की ओर। जी हाँ, अब प्रस्तुत है महाकवि बिहारी। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं। गागर में सागर भरने वाले महाकवि बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर के केशव राय के घरांगन में हुआ। आपके गुरु नरहरि दास थे। आप निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए एवं राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। आपने सन 1645 के लगभग जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के राज कर्तव्य का ज्ञान कराया, उनके राजकवि बने। काव्य पार के राजा जयसिंह आपको काली पहाड़ी के पास समीप जागीर और प्रत्येक छंद पर एक स्वर्ण पुरस्कार देने का संकल्प लिया। बिहारी जी की आगरा में रहीम से भेंट हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की एवं तत्पश्चात काव्य रचना त्याग कर वैराग्य पद का अनुसरण किया। महाकवि बिहारी का निधन 1663 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं दोस्तों साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार बिहारी का काव्य वैभव, भावुकता एवं कलात्मकता की दृष्टि से अनुपम है। महाकवि बिहारी ने राधा कृष्ण के प्रति दास्य भाव को अपनाते हुए
भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना की। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। इसे लिखना है और आपको अंडरलाइन करना है। आपके काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। बिहारी जी का काव्य भक्ति विषयक श्रृंगार से उत्प्रोत है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में सिद्धहस्त कवि ने केवल भावुकता व सौंदर्य चित्रण नहीं किया है, वरन जीवन के प्रौढ़ अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। कला पक्ष बिहारी जी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़, सहज, मधुर एवं गीत और संगीत से उत्प्रोत है। भाषा शैली नीतिगत एवं अन्योक्तिपरक है। शब्द और वर्ण आपके दोहों में नगु के समान जड़े हुए प्रतीत होते हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। उक्ति व्यचित्रे, बच्चों ध्यान से देखिए, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहारी के काव्य में उक्ति व्यचित्रे पूछा जा चुका है। 4 अंक का आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं। बिहारी के काव्य में उक्ति व्यचित्रे, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, आलंकारिकता एवं कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। सतसैया के दोहरे जू नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। भाषा की समाहार शक्ति के कारण कवि को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहते हैं। इसके अथवा में यह प्रश्न भी हो सकता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य आकाश के मूर्धन्य साहित्यकार बिहारी ने भाषा की समाहार शक्ति का उत्कृष्ट प्रयोग करते हुए मुक्तक काव्य के श्रेष्ठतम ग्रंथ बिहारी सतसई का सृजन किया, जो आगामी युगों युगों तक हिंदी भाषी जनता का मार्गदर्शन करता रहेगा। तो ये हमारे महान कवि थे बिहारी। और अगले कवि हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल की घोर श्रृंगार प्रधान काव्य धारा में वीर रस के मंदाकिनी बहाने वाले एकमात्र कवि भूषण, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रत्नाकर त्रिपाठी के घर में 1613 ईस्वी में हुआ। आपका मूल नाम घनश्याम था, आपकी उपाधि भूषण थी। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने आपको भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ये नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि आपका वास्तविक नाम तो लोगों के लिए शोध का विषय बन गया। माना जाता है कि आप कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। भूषण छत्रपति शिवाजी, साहूजी, छत्रसाल, बुंदेला जैसे महान राजाओं के आश्रय में रहे। आश्रयदाताओं का गुणगान करने तथा उनकी दानशीलता का पराक्रम बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण आप रीतिकाल श्रृंगारिक काव्य धारा में वीरो तेजक काव्य की रचना करने में सफल रहे एवं भारतीयों के निराश हृदय में आशा और उत्साह की अलग जगाई। रीतिकाल में ओजस्वी वाणी में राष्ट्रीयता का सिंहनाद करने वाले कवि भूषण 1715 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य साहित्यकार भूषण का काव्य वैभव भावुकता एवं कलात्मकता की दृष्टि से बेजोड़ है, राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी बेजोड़ है। भाव पक्ष। महान साहित्यिक सर्जक भूषण ने रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति राज्याश्रित होते हुए भी रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य धारा में वीर रस राष्ट्रीयता की धारा प्रवाहित की। आप आचार्य कर्म में असफल रहे, किंतु कवि कर्म में आप उतने ही अधिक सफल रहे। यद्यपि आपने आश्रयदाताओं के गुणों का यशगान किया, तथापि आपकी मनोवृत्ति अन्य समकालीन कवियों से भिन्न रही। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, ये अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भूषण के काव्य में ओज गुण, वीर रस और राष्ट्रीयता की भावना का उद्गार देखने को मिलता है, इसे स्पष्ट करें। तो दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार और ओज गुण का वैशिष्ट्य इनके काव्य में द्रष्टव्य है। प्रशस्ति पर काव्य रचनाओं के कारण श्रृंगार कवियों की समकल्पना शक्ति एवं नवीन बिंबों का प्रयोग का आपको समय नहीं मिला। कला पक्ष। महाकवि भूषण का कला पक्ष उच्च कोटि का है। आपके काव्य सृजन में ओजपूर्ण वाणी में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, ब्रज भाषा के शब्दों की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है। वाणी ओजपूर्ण होने के कारण सहृदय पाठक को आनंद विभोर कर वीर रस जनित तेज का अनुभव कराती है। भूषण की शैली अत्यंत प्रभावोत्पादक, चित्रमय, ओजमय, ध्वन्यात्मक एवं बहुत सशक्त है। ब्रज भाषा के अन्य कवियों की भांति इच्छा अनुसार शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। आपके काव्य में उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा, व्यतिरेक अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग दृष्टिगत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन कवि परिचय के अंदर हम जितने बिंदुओं को या जितनी विशेषताओं को समेटा है वो आपको और कहीं भी देखने को मिल सकती है। तो आप बिल्कुल सोच कर देखिए, आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगी। और आप अभी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कई कोचिंग सेंटर है जो आपको पूरी हिंदी के रिवीजन के नाम पर आपके पास मैं ग्रुप में देखती हूँ, PDF आती रहती है, उसमें बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं। आप उसके जीवन साहित्यिक परिचय से भी इसका मिलान कर लीजिए कि उसमें कितना लिखा हुआ है और इसमें कितना अधिक लिखा हुआ है। आप चैप्टर को बार बार पढ़िए। इन प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देने से ज़्यादा आवश्यक है कि आपको चैप्टर का मूल नॉलेज होना चाहिए। इधर उधर ज़्यादा भटकने आपकी आवश्यकता नहीं है बच्चों।
शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल भूषण, हजारा भूषण उल्लासा आपकी रचनाएं हैं, जिसमें शिवराज भूषण प्रमुख है। रीतिकाल की श्रृंगारिक काव्यधारा में हिंदी साहित्य वाटिका को ओज गुण, वीर रस और राष्ट्रीयता से पोषित करने वाले कवि भूषण हिंदी साहित्य आकाश के अमर नक्षत्र हैं, जो युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे जो अंतिम कवि है शमशेर बहादुर सिंह, आधुनिक काल प्रगतिशील त्रयी के एक स्तंभ, बिंब धर्मी, प्रयोग धर्मी काव्यधारा, द्वितीय तार सप्तक के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माता का नाम परम देवी था, लेकिन 8-9 वर्ष की उम्र में आपको मां का चिरवियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह धर्मवती देवी से हुआ, परंतु 6 वर्ष पश्चात पत्नी की टीबी के कारण चल बसी। जीवन के अभाव ने इनके कृतित्व को दुर्लभ नहीं किया, बल्कि धारदार बनाया। तो आप भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कीजिए बच्चों। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के साथ बाद की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। तार सप्तक के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह 12 मई 1995 को पंचतत्व में विलीन हो गए। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर बहादुर सिंह का काव्य पक्ष कला पक्ष की दृष्टि से बेजोड़ है। इनके काव्य में प्रगतिवादी कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम है। इनकी अधिकांश कविताओं में कुंठित प्रेम का स्वर मिलता है। ये विचारों से, मार्क्सवादी संस्कारों से, व्यक्तिवादी और अनुभवों से रूमानी है। इनकी कविताएं आधुनिक काव्य बोध के अधिक निकट है, जहां पाठक तथा श्रोता के सहयोग की स्थिति स्वीकृत होती है। इन्होंने अपने काव्य में समाज के अभावग्रस्त वर्ग की मार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इनके काव्य में नवीन बिंब विधान एवं प्रयोग धर्मिता देखने को मिलती है। भाषा, बिंब और लय का मणिकांचन संयोग आपके काव्य में देखने को मिलता है। सहज, सरल और प्रभावमय खड़ी बोली, ग्रामीण अंचल शब्दावली और चित्रात्मक शैली की प्रधानता ने काव्य को प्रभाव उत्पादक बना दिया है। इनके काव्य में दृश्य, श्रव्य, स्पर्श बिंबों के साथ मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का लालित्य दर्शनीय है। भावात्मक, प्रतीकात्मक शब्द चित्रात्मक के साथ तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों की सरस व्यंजना हुई है। इनकी काव्य कृतियां आप देख सकते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कार मिल चुका है। मूल्यांकन, तार सप्तक के प्रमुख कवि नवीन बिंबों और उपमानों का प्रयोग कर हिंदी साहित्य वाटिका को पुष्पित पल्लवित करने वाले कवि शमशेर बहादुर सिंह साहित्य के सुमेरु पुष्प है, जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अविस्मरणीय है। तो दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है, लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको नज़र आता है कि इसमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री जुटाई गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ अन्य दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, साथ में मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि समय हमारे विपरीत है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को साहस के साथ झेलकर जो आगे बढ़ता है, वही इतिहास में अपना नाम अमर करता है। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करके बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हम एक बार फिर से रिवीजन करें, तो आप मुझे कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।